नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आज शनिवार का दिन है, बाजार बंद है, लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए हाजिर हैं क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे हैं। शुक्रवार को थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली थी, तो अब थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो बाजार में कारोबार करते हैं उनके मन में थोड़ी सी दुविधा इस चीज़ को लेकर पैदा हो गई है कि क्या शुक्रवार को जो गिरावट शुरू हुई है ये लंबी तो नहीं चल जाएगी, अगले हफ्ते की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे, जिस वजह से हम आज शनिवार के दिन भी आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उसके साथ साथ आईपीओ बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा और किन स्टॉक्स, किन सेक्टर्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए, किन सेक्टर्स में, किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा अगले हफ्ते में, इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसमें मदद करेंगे हमारे खास एक्सपर्ट जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी जुड़ रहे हैं। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। आज छुट्टी का दिन है, उसमें भी आज हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, अपना कीमती समय आपने दिया, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच संदीप जी फॉर हैविंग मी। और रिलेटिवली आज हम लोग फ्री रहते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल डे होता है हम लोग के लिए, क्योंकि एंगेजमेंट या असाइनमेंट्स थोड़े कम होते हैं आज के दिन। तो बाजार नहीं चल रहा होता है तो इतना प्रेशर भी नहीं होता है और थोड़ा सा फ्री रहते हैं तो कूल माइंड है, आराम से बातचीत भी हो पाएगी, तो अच्छी बात है सर। वैसे भी हमारे जो दर्शक हैं वो इनफैक्ट यही चीज़ चाहते भी हैं कि उनकी जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस किया जाए, और ख़ास तौर पे शुक्रवार की गिरावट के बाद। चलिए, शुक्रवार की बात जब चली है तो एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरह से शुक्रवार की क्लोजिंग हुई थी, यानी कि कल बाजार कैसे बंद होता हुआ दिखा था। पहले उसकी एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको पॉइंटर्स के जरिए समझा भी देते हैं कि कैसी क्लोजिंग देखने को मिली थी, फिर बाजार की बात करेंगे और अगले हफ्ते की तैयारी भी शुरू करेंगे। देखिए, 4 दिन से लगातार बाजार में तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा था और शुक्रवार को जो तेज़ी का दौर है वो थमता हुआ दिखा है, क्योंकि बाजार लाल निशान के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। भले ही कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, निफ्टी केवल 34 अंक, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी बैंक करीब 470 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी चिंता जरूर पैदा होती है, क्योंकि लगातार एक तरफा जो रैली है वो मार्केट में देखने को मिली थी। शुक्रवार को भी बाजार में रिकॉर्ड हाईज बने थे। 24,174 का जो नया रिकॉर्ड हाई है वो निफ्टी ने दिन के दौरान छुआ था, और रिकॉर्ड हाई बनने के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स ने जो रिकॉर्ड हाई बनाया था वहां से तो करीब 650 अंकों के आसपास का गोता लगाकर सेंसेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली। ओवरऑल 210 अंकों के आसपास की गिरावट थी। बैंक निफ्टी में प्रेशर ज़्यादा था, हायर लेवल से जो इंटरडे हाई बना था, रिकॉर्ड हाई तो नहीं छुआ था निफ्टी बैंक ने, लेकिन 53,030 का जो इंटरडे हाई बना था वहां से करीब 700 अंकों की गिरावट लेकर शुक्रवार को हमने देखा निफ्टी बैंक में जो क्लोजिंग है वो आखिरकार देखने को मिली थी। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो तेल गैस, हेल्थ केयर, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अब खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। बाजार भले ही गिर रहा था, लेकिन ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, पॉकेट्स हैं जहां पे बाजार का खरीदारी का रुझान था। और निजी बैंक जो कि पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनमें मुनाफा वसूली हो रही है, उनका वेटेज भी है इंडेक्स में। इसके साथ साथ फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज था, रिलायंस इंडस्ट्रीज था, ओएनजीसी है जिसमें निफ्टी के टॉप गेनर्स में स्टॉक शामिल थे। और उसके साथ साथ आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज 3,162 का रिकॉर्ड हाई स्टॉक ने बनाया, और आप देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से 21 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार करने में ये कंपनी कामयाब रही है। पहली ऐसी कंपनी है भारत के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में, जिसने ये आंकड़ा पार किया है। 21 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है वो इस कंपनी ने छुआ है, क्योंकि लगातार 3 दिन से ये स्टॉक रिकॉर्ड हाइज बनाता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक ये निफ्टी के टॉप लूजर थे। इनफैक्ट एक्सिस बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक को जोड़ लीजिए, एचडीएफसी बैंक को भी जोड़ लीजिए, वो भी गिरने वाले शेयरों की सूची में शामिल थे। अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं उनमें मजबूती देखने को मिली थी। चाहे आप निफ्टी मिड 100 की बात करें, चाहे बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, दोनों में करीब 300 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो काफी मिला जुला एक्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां पहले बाजार रिकॉर्ड हाइज बना रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिली थी। शुक्रवार को हमने थोड़ा उलट देखा, बाजार ऊपरी स्तरों से हल्के होकर बंद हुए, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में यानी कि छोटे मजलों में फिर से खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। चलिए, इस बाजार को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शुक्रवार की जो क्लोजिंग है वो उसको अब कैसे समझना चाहिए और अगले हफ्ते की तैयारी फिर कैसे करनी है, इस पर बातचीत करते हैं। संतोष सर, निफ्टी में हमने देखा कि हायर लेवल से करेक्शन जरूर देखने को मिला। 4 दिन की जो तेजी है उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा। दिन के दौरान हमने 24,174 का हाई बनते हुए दिखा था, लेकिन जैसे तैसे जो गिरावट आई है उसमें हमने 24,000 का जो लेवल है
क्लोजिंग के बेसिस पे, क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी थी, फ्राइडे का दिन था, तो 24,000 का जो लेवल है वो हमने किसी तरह से बचा लिया है। पूरे हफ्ते में अगर आप देखें शुक्रवार की गिरावट को छोड़ भी दें तो भी 2.5% के आसपास की मजबूती लेकर 600 अंकों के आसपास की तेजी लेकर निफ्टी में हमने देखा है कि क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये जो 24,000 के ऊपर हम टिक पाए हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस के लिहाज से, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राहत की बात है। अगला हफ्ता तेजी का ही हो सकता है, फिर से खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है कि अब जो कि नई सीरीज की शुरुआत है, और दूसरी चीज़ है कि हम अब धीरे धीरे मतलब एक क्वार्टर ख़त्म हो चुका है, और अगले महीने जो है हम क्वार्टरली रिजल्ट सब आते हुए देखेंगे, और मार्केट शायद नई सीरीज आने वाले जितने भी रिजल्ट्स होंगे उसके लिए हो सकता है कि कह लें कि रोटेशंस आपको देखने को मिले। और हमने देखा कि बैंक निफ्टी, जैसा आपने ठीक कहा कि बैंक निफ्टी में थोड़े से क्रैक दिखे हैं, वो भी थोड़े वाइड क्रैक थे फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज में देखने को मिले हैं। देखना होगा, क्योंकि अगर आप देखें आरबीआई बराबर इस बात की चिंता कर रहा है कि जो लोन ग्रोथ 18% के ऊपर हो रही है वो उससे चिंतित है, क्योंकि कमजोर कड़ी पे ज़्यादा लोन ग्रोथ हो रही है। और वो हमेशा जो है, जो भी रेगुलेटर्स होते हैं उनके लिए एक चिंता का विषय होता है कि अगर कोई भी तरह से इकोनॉमिक अपहीवल्स होते हैं तो उसमें उस कमजोर कड़ी को दिए हुए लोन मतलब पर्सनल लोन्स में कहीं ना कहीं क्रैक देखने को मिलेगा, और शायद वो उसमें एनपीए क्रिएट हो। इसको लेकर कॉशनरी स्टेटमेंट्स बराबर आरबीआई देती जा रही है। हम्म। तो ये बैंकों के लिए शायद थोड़ा सा एक कॉशनरी स्टेटमेंट है, और उसको लेकर हमने देखा कि बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, और बैंकों में ओवरऑल एक गिरावट थी। लेकिन मुझे लगता है कि नतीजों को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मार्केट ऐसे भी एक जो है एक पोजीशंस बना रहा है कि आने वाले टाइम पे किस तरह से रहेगा। आईटी, मुझे लगता है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं एक जो है लाइमलाइट की तरफ उभरे, क्योंकि बैंक निफ्टी और आईटी जो है वो तकरीबन एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। तो आईटी का इम्पोर्टेंट होगा कि आईटी की तरफ देखना चाहिए। और वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी साइज आने वाले दिनों में अच्छी हो सकती है। तो धीरे धीरे आईटी पर ध्यान रखना चाहिए, और जितना भी सेक्टर्स और हैं चल रहे हैं, और मिड कैप जो है और स्मॉल कैप में तेजी अभी भी बनी हुई है। क्योंकि अगर आप देखें कि एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो 2 दिन डिस्टर्ब थे, लेकिन लास्ट दिन शुक्रवार को अच्छे थे, थोड़े हेल्दी थे। ऑल दो निफ्टी पे हमने या बैंक निफ्टी पे थोड़ी गिरावट देखी, लेकिन एडवांस डिक्लाइनिंग अभी भी अच्छे हैं। तो लेट्स कि मतलब मार्केट ठीक रहेगा, लेकिन आपको ऑन टोज रहना है, देखना है कि कौन से सेक्टर रोटेशन होंगे, रिजल्ट्स कैसे आएंगे। और आईटी के रिजल्ट्स तो लाइंड अप पहले होते हैं, पहले ही आ जाते हैं, तो देखना होगा कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉशन डेफिनेटली मार्केट में दिख रहा है। कॉशन मार्केट में दिखना चाहिए भी, और रिकॉर्ड हाइस के आसपास हैं, और वैसे भी हम देखते हैं जब भी रिकॉर्ड हाइस बनते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा कॉशियसनेस, थोड़ी सी ऊपरी तरह से मुनाफा वसूली देखने को मिलती भी है। रिजल्ट्स पे फोकस रहना चाहिए जैसे सर आप कह रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो सीरीज, नई सीरीज की शुरुआत हुई है जुलाई सीरीज में, बजट भी एक बड़ा इवेंट है जो कि लाइंड अप है, और बजट में किस तरह की घोषणाएं होती हैं, किन सेक्टर्स को फायदा होता हो दिखेगा, उनके लिए अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखेंगे। इसको भी बाजार कहीं ना कहीं पचाने की कोशिश कर रहा है, डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच हमने देखा जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है, जो ब्रेड्थ है मार्केट की, वो फ्राइडे को इंप्रूव होती हुई दिखी थी। जैसे आपने भी एडवांस डिक्लाइन की बात करी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों हमने देखा सर 300 अंकों के आसपास की मजबूती लेकर बंद हुए हैं। तो ये जो फ्राइडे के सेशन में हमने दोबारा खरीदारी लौटती हुई देखी है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, इसके क्या मायने आप समझ रहे हैं सर? ब्रॉडर मार्केट में कोई पेन तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हायर लेवल्स पे जिस तरह से बाजार करेक्ट हुआ है, थोड़ी सी चिंता लोगों में पैदा होने लगी है। देखिए, थोड़ी सी चिंताएं हैं, क्योंकि अगर आप देखें फूड इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी चिंता है। क्योंकि मार्केट में स्टबनली काफ़ी हाई है फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि जो हीट वेव चली है उसके कारण हुआ है। लेकिन अब फिर से मॉनसून पिकअप कर रहा है। दिल्ली में आप देखें कि कल ही जो है परसों रात से कल सुबह तक जो बारिश हुई है, आप तो वहाँ वहीं पर हो, आपको महसूस होगा कि तकरीबन ऐसा आकलन किया जा रहा है कि 25% पूरे बारिश के मौसम की बारिश एक दिन के अंदर हुई है। तो अगर ये हाल रहेगा तो शायद जो है जिस तरह से अनुमान है आईएमडी का कि हम लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज के ऊपर ये पूरा मानसून से जो है वो सीजन क्लोज करेंगे। अगर वैसी चीज़ें होती हैं तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है वो शायद जो है कम हो जाए। और इन्फ्लेशन अगर कम होता है संदीप जी, तो सबसे ज़्यादा जो है ये बेनिफिशियरी मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों को होता है, क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट जो है कम होते हैं इन्फ्लेशन से।
तो ये चीज़ देखनी होंगी कि किस तरह से पैन आउट होती है, हम्म, बिकॉज डायनेमिक चीज़ें हैं, उभरती हुई चीज़ें हैं। हम्म, लेकिन मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि शायद जो है मिड कैप तो अच्छा करेगा, स्मॉल कैप लेकिन अभी भी थोड़ा सा लकूना दिखता है कि क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर आपको काफ़ी जो है चूजी होना पड़ेगा, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ चुके हैं वहाँ पर, और इन रिलेशन टू जो है हाई क्वालिटी मिड कैप और कह लें कि लार्ज कैप के हिसाब से। तो हम्म। आपको अगेन बहुत ही ज़्यादा जो है सेगमेंट को देखना पड़ेगा, बहुत अंदर तक देखना पड़ेगा, तभी आपको बाय करना चाहिए। चलिए, तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है मार्केट में, खास तौर पे स्मॉल कैप मिड कैप की जहाँ तक बात है, तो इनमें तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान से ट्रेड करने की ज़रूरत है। इस बीच हम ये बाजार को लेकर जो डिस्कशन है वो जारी रखेंगे। जुलाई सीरीज़ में आपको कैसे अप्रोच करना है, सेक्टर्स की भी बातचीत करेंगे। लेकिन कई सारे दर्शक हैं यूट्यूब पर हमारे पेज पर अपने जो सवाल है वो शेयर करने लगे, और कई सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट दिनेश कुमार जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद भी हैं। दिनेश जी नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कनेक्ट करने के लिए। मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है सर, इतनी पावन पवित्र नगरी से बात कर रहे हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? सर मैं IRCTC से फंस गया हूँ सर। IRCTC? हाँ सर। सर मैंने 250 शेयर ले लिए सर, और पहले मैंने लिया था सर इसको 1110 रुपए पर, 1102 रुपए पर। उसके सर अच्छा, मैंने इसको एवरेज करते करते सर 995 रुपये 92 रुपये ले आए हैं सर। और सर जी अभी भी ये सर ये गिरता जा रहा है, मैं घाटा खाते जा रहा हूँ सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने 1000 रुपये के ऊपर खरीदना शुरू किए, अभी आपका एवरेज कहाँ आ गया? सर जी एवरेज है सर 952 रुपये। 952 रुपये का? हम्म। ठीक है, तो आप कब से ले रहे हैं ये, और कितना व्यू है आपका, और कितना होल्ड कर सकते हैं? सर ये होल्ड और बीच की कोई दिक्कत नहीं सर जी, बस बहुत चाहता हूँ ना हो इसलिए। अच्छा, ठीक है सर। तो अच्छी बात यह है दिनेश जी कि आपने 952 अपना एवरेज प्राइस लेकर आ चुके हैं, 250 शेयरों की क्वांटिटी है, और शेयर अभी 990 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप मुनाफे में हैं, भले ही 40 रुपये के आसपास का आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने एवरेज कर करके अब अपनी पोजीशन मुनाफे में ला दी है। सर जिनके पास IRCTC रखे हैं संतोष सर, उनको क्या करना चाहिए? इन्होंने 952 रुपये पर 250 क्वान्टिटी ले रखी है, 1000 रुपये के ऊपर से खरीदते आ रहे हैं, और एवरेज करके ये दाम आया इनका। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, और आपको शॉर्ट टर्म तो मत सोचें आप। अगर आपने लिया है और कोई भी सब्सटेंशियल अगर करेक्शन होता है तो आप और इसको ऐड कर लें। हम्म, क्योंकि अगर आप बिजनेस वाइज देखेंगे, और हम लोग हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस देखते हैं कि अच्छा बिजनेस कितना सुदृढ़ है इनका बिजनेस मॉडल, और कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कितने पैसे और ज़्यादा कमा सकती है बिजनेस ये। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस सरकार की तरफ से है। टिकटिंग का बिजनेस है इनका, आप देख लें। उसके बाद अगर आप देख लें रेल नीर जो है वो है। कैटरिंग सर्विसेज है, जो कि अब तो रेलवे के बाहर भी कैटरिंग की बात कर रहे हैं ये। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि, और प्लेटफॉर्म बिजनेस है, सरकार की 2-3 कंपनियां हैं जो कि प्लेटफॉर्म बिजनेस प्रोवाइड करती हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस है। साल में अगर आप देखें 1000 करोड़ के ऊपर की कमाई है इनकी, हम्म, मतलब नेट प्रॉफिट है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे वैल्यूएशंस रिजनेबल हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव बनती हैं स्टॉक के लिए। आपने होल्ड करना चाहिए, और सब्सटेंशियल करेक्शन पे और इसमें ऐड करने की सोच लें। ठीक है, क्या टारगेट लेके चलना चाहिए सर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप दूसरे भी जितने भी प्लेटफॉर्म बिजनेस हैं, क्योंकि वो पैसे कमाते नहीं हैं, आप जोमेटो की बात कर लें, आप पॉलिसी बाजार की बात कर लें, आप बहुत सारे जो है वो सारे लोग हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर तो आप रेवेन्यू से देखते हैं, लेकिन ये चूंकि कमाती है, उसके बावजूद भी 68 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग है। मुझे लगता है कि अगर लॉन्गर लॉन्गर टर्म होल्ड करेंगे तो एटलीस्ट यहाँ से 50 to 70% तो एटलीस्ट आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म में होल्ड करेंगे तो 50 to 70%, अगर ये 1000 रुपये के आसपास है तो 1500 से 1700 तक के जो टारगेट्स हैं वो लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो दिनेश जी आपने शेयर काफ़ी अच्छा चुना है। अच्छी बात यह कि आपने एवरेज भी कर लिया। अगर आपको पूंजी अलाउ करती है, आपके पास और पैसा है, तो सब्सटेंशियल करेक्शन यानी 15 से 20% और करेक्शन होता है, तो आप इसमें और भी ऐड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म रखेंगे तो 1500 और 1700 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बाजार की जो डिस्कशन हम कर रहे थे उसको दोबारा उसके ऊपर लौटते हैं। सर ये निफ्टी ने ये जो पिछले 1000 पॉइंट का सफ़र तय किया है ना, 23,000 से लेकर 24,000 का,
ये शायद अब तक का सबसे कम समय लिया है इसने, 17 ट्रेडिंग सेशन में ही ये जो 1000 पॉइंट है वो निफ्टी में आते हुए दिखे हैं, जिस वजह से बाजार में इतनी चिंता बनी है, जिस वजह से हम भी बाजार के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर भी रहे हैं कि कहीं बाजार में अब बड़ी गिरावट तो नहीं आने वाली, क्या बाजार थक तो नहीं रहा है, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, किन सेक्टर्स पे आप ध्यान देना चाहिए। तो उसमें हमने देखा शुक्रवार को सर कि तेल गैस शेयरों में अब हम देख रहे हैं कि दोबारा जो पॉजिटिव रुझान है वो बनता दिखने लगा है। उसमें ओएनजीसी की बात कर लें, बीपीसीएल की बात करें, आरआईएल की बात कर लें फॉर दैट मैटर, जो कि नए रिकॉर्ड हाइस बना रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि तेल गैस शेयरों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती फूकते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेल गैस शेयरों में इस हफ्ते भी मजबूती जारी रहेगी। कोई ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको लगता है कि जिनमें खरीदारी की जा सकती हो? तो देखिए, तेल और गैस के क्षेत्र में अगर आप देख लें तो हमारे पास जितनी भी कंपनियां हैं, आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि जो इनके अंडरलाइंग जो चीज़ बेच रहे हैं उसके भाव किस तरह से हैं। और वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि जो कमोडिटीज़ हैं ऑयल एंड गैस, क्योंकि हम खुद पूरा नहीं निकाल पाते हैं, हमको खाड़ी देशों पर काफ़ी निर्भरता करनी पड़ती है। और उसके बाद हमको बीच में हमने जब जो है यूक्रेन के वॉर हो रहे थे तो उस समय हमने, चूंकि क्रूड के दाम बढ़े थे तो रशिया से भी हमने लिया था। तो ये तमाम चीज़ों पर आपको, क्योंकि डायनेमिक सिनेरियो है वर्ल्ड में, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो अगर क्रूड इसी दाम पे रहता है, यहीं पे रहता है, तो सबसे जो बेनिफिशियरी होगा वो आईओसी बीपीसीएल हो सकते हैं बेनिफिशियरी। क्रूड के दाम बढ़ते हैं अगर हैं, ओएनजीसी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। गैस के दाम काफ़ी दिनों से जो है वो स्टैग्नेंट है अभी, तो मुझे लगता है कि उसमें अगर गैस में जो एक नई ऊर्जा की तरफ जो ग्रीन हाइड्रोजन है उस पर जो सरकारी कंपनी काम कर रही है वो गेल है। तो ये कंपनियों को देखा जा सकता है। और रिलायंस की जो जहाँ तक बात है, उसमें जो ग्रे हाइड्रोजन बना रहे हैं, वहाँ से अब ग्रीन हाइड्रोजन की जो है का मैन्युफैक्चरिंग चालू होने वाले हैं तकरीबन 6 महीने के अंदर, शायद ऐसा अनाउंसमेंट मैं देख रहा था। तो ये तमाम कंपनियां हैं जो कि न केवल जो है मौजूदा जो भी बिजनेस है, लेकिन नए आयाम की तरफ भी चल रही हैं। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन बिजनेस जो है नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं या फिर ग्रीन की तरफ ज़्यादा काम हो सकता है। तो क्योंकि जब अगर आप ग्रीन जो है ऊर्जा की तरफ जाते हो तो आपको वैल्यूएशन ज़्यादा मिलते हैं, आपको ईएसजी पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, और जो है आप पे इन्वेस्टमेंट भी आप पर बाहर से ज़्यादा आते हैं। तो ये तमाम कंपनियों को आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस बीच कई सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हो रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक सवाल लूँगा पीएसयू बैंकों पे, फिर मैं कुछ दर्शक हैं उनके साथ बातचीत करूँगा। पीएसयू बैंक शेयरों में हमने देखा कि हाल फिलहाल जो निफ्टी बैंक में पूरा सर्ज आया उसमें जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, पीएसयू बैंक्स पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फ्राइडे को हमने देखा फिर से पीएसयू बैंकों में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। कोई पीएसयू बैंक स्टॉक्स जो कि आपके रडार पे हो सर, जिनमें खरीदारी की जा सकती हो? तो देखिए, आप अगर देखें संदीप जी, तो प्राइवेट जो बैंकों की लिस्ट है अगर आप देखें, उसमें जो मेरी पसंद है उसमें एचडीएफसी और कोटक बैंक हैं आज के दिन पे, जो कि थोड़ा रिलेटिवली मुझे लगता है कि सेफर बेट, वैल्यूएशंस रिजनेबल हैं। लेकिन अगर आप सरकारी बैंकों की तरफ जाएं देखें तो वहाँ पर सबसे बड़ी बैंक जो है, अगर आप उसी को देख लें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय एसेट साइज, बाय एनी मीन सबसे बड़ी बैंक जो है इंडिया की, वो 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रही है। तो वो काफ़ी रिजनेबली वैल्यूड है। प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। अगर इकोनॉमी बढ़ती है और तेज़ गति से बढ़ती है तो उसमें जो कैपिटल प्रोवाइड करेगी बैंकिंग करेंगी, और बैंकों में सरकारी बैंकें ज़्यादा करेंगी क्योंकि उनके पास क्या एसेट जो है ज़्यादा है। तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये जो तीन सरकार की बैंकें हैं ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती हैं। और इसमें अपॉर्चुनिटी साइड ज़्यादा होगा और ये लोग रिजनेबली वैल्यूड भी हैं। क्योंकि अगर प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टू प्राइस टू बुक पे हैं। जितनी भी सरकारी बैंकें हैं जो अच्छी बैंकें हैं वो 2 के नीचे हैं। तो आपको जो एक गैप है वैल्यूएशंस का वो भी आपको मिल रहा है। तो ये 3 बैंकें मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा कर सकती ठीक हैं। है, तो सरकारी बैंकों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक आपको पसंद है, और निजी बैंकों में आपने वैल्यूएशन का एक जो कंसर्न हाईलाइट किया है सर, आपने 2 ही बैंकों की बात करी जो आपको पसंद है वैल्यूएशन वाइज। मैं उस पर बातचीत करूंगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं, उत्कर्ष चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उत्कर्ष जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच सर, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था निजी बैंकों को लेकर, आपने कहा कि आपको 2 ही बैंक पसंद है, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। क्या बाकी बैंकों के वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, चाहे हम एक्सिस की बात करें, चाहे आईसीआईसीआई बैंक की बात करें,
या फिर जो छोटे मझोले बैंक्स हैं, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कई एनालिस्ट उसे कवर करते हुए दिख रहे हैं। डीसीबी बैंक है, कर्नाटका बैंक है, सीयूबी, फेडरल, बहुत सारे छोटे मझोले बैंक हैं। क्या उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर क्या मतलब कहते हैं ना, जो कैपिटल, सेफ्टी ऑफ कैपिटल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ी बैंकें में, मेरे जो फोलियोज में हैं वो बड़ी बैंकें हैं। इवन निचले स्तरों से अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो लेगेसी इशू उनके ख़त्म हुए हैं, जो भी उनके जो है इंफ्रा लोन थे वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। कंपनी बेहतर कर रही है, और अभी मर्जर जो है अंडर प्रोसेस है आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी का। तो उस लिहाज से ये भी अच्छी है। साउथ इंडियन बैंक अगर छोटे बैंकों में देखना है तो मुझे अच्छा लगता है कि वो अभी उन्होंने हाल फिलहाल में राइट इशू के जरिए कैपिटल रेज किए थे, तो वो चीज़ देख सकते हो। तो अभी तो अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमको उसमें से पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है। और हो सकता है तो ये दो तीन बैंकें जो कि बड़ी से छोटी जो बैंकें हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये भी हो सकता है। तो छोटी बैंकों में दो बैंकें मुझे ज़्यादा पसंद है, आईडीएफसी और साउथ इंडियन बैंक। आईडीएफसी और साउथ इंडियन बैंक आपको पसंद है, ये आपके टॉप पिक्स हैं जहाँ तक मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स की बात है। इस बीच उत्पल जी हमारे साथ अब फोन लाइन पे मौजूद हैं। उत्पल जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? उत्पल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। बताइए सर, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं पंकज बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। हेलो जी सर बोलिए। सर, जिला गाजीपुर से पंकज बात कर रहा हूँ। मैं अदानी शेयर सर लिया हूँ 160 शेयर। जी सर जी, ये 800 रुपए के भाव पे है सर मेरा। अदानी का कौन सा शेयर लिया आपने? अदानी पावर सर। अदानी पावर, ठीक है। 800 रुपये पे आप कह रहे हैं कि आपके पास 160 शेयर हैं, मतलब आपने ये रिसेंटली लिए हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है? हाँ सर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं बताइए। सर जी, क्या करना चाहिए मुझे सर? अच्छा, तो जब आपने लिया था सर तो कुछ व्यू होगा आपका, आपने कुछ सोचा होगा मैं इतना होल्ड करूंगा या इतना पैसा मेरा बन जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा इसमें से, कुछ डिसाइड किया था आपने? सर जी वही वो जिस दिन एग्जिट पोल था सर जी, उसी दिन ले लिए सर जी कि अब ये सरकार बनेगी सर जी, तो इसका सर फंडामेंटल बहुत अच्छा होगा सर जी, लेकिन ये गिरता चला गया सर। अच्छा, तो आपने 4 जून को लिए हैं जिस दिन पोलिंग के रिजल्ट आए थे, राइट? हाँ सर, उसी दिन तो लिया 800 सर। पे कुछ 800 पे आपने लिए सर। 800 में एक गो पे सारे ही ले लिए थे 160, या आपने थोड़े लिए फिर दोबारा एवरेज किए? 800 से सर कुछ ऊपर लिया सर, बाद में एवरेज करने के बाद पर लगभग 800 रुपया हुआ। तो एवरेज करने के बाद आपका 800 रुपये का रेट है ये? हाँ सर। ठीक है, तो अदानी पावर में संतोष सर, इन्होंने 800 रुपये एवरेज प्राइस है इनका, 160 क्वांटिटी इन्होंने ली है। इसका मतलब पहले तो इन्होंने और भी हायर लेवल्स पे लिया होगा और उसके बाद से ये शेयर लगातार करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 717 रुपये पर आ गया है गिरकर। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो इसमें 5.5% के आसपास की गेंस बने हैं, लेकिन हायर लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है क्योंकि इसका जो रिसेंट हाई है वो 895 रुपये के आसपास का भी बना था और इन्होंने अब एवरेज कर लिया है 800 रुपये का, लेकिन शेयर आ गए 717 पे। क्या करें अब? देखिए, पहली चीज़ तो एग्जूबरेंटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप ध्यान रखें कि कोई बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं तो कूद के, मतलब जैसे चढ़ती हुई बस या चलती हुई ट्रेन में, दौड़ती हुई ट्रेन में अगर चढ़ते हैं तो उसका जोखिम उठाते हैं आप। पैसा तो कभी मिल जाता है लेकिन जोखिम ज़्यादा रहता है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें कि कोई भी न्यूज़ पे एग्जूबरेंटली ना लें। दूसरी चीज, अगर वैल्यूएशन देखता हूं मैं तो इसको लगता है कि रीजनेबली वैल्यूड है और आने वाले दिनों में एक्सपेंशंस भी है। इस साल कंपनी के कामकाजी मुनाफे अच्छे रहे हैं। इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देख लें तो 18,000 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर से तकरीबन 80% की ग्रोथ देखने को मिली है इसमें। नेट प्रॉफिट लेवल पे अगर जाते हैं तो डबल हुई है इनकम, और उस लिहाज से इनके वैल्यूएशन थोड़े सस्ते दिख रहे हैं। और कंपनी में के आने वाले दिनों में 24 गीगावाट प्लान एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज तो है कंपनी में, लेकिन एट द सेम टाइम जो है रनअप काफ़ी ह्यूज हुआ है। अदानी की जो कंपनियां मुझे पसंद है उसमें अंबुजा सीमेंट है, अडानी पोर्ट हैं, अडानी ग्रीन, बट नॉट एट दीज लेवल क्योंकि बहुत बड़े ग्रीन एक्सपेंशन की तरफ है कंपनी। ये कंपनी थर्मल पावर में है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर आपके पास है
होल्ड कर लें अभी फॉर द टाइम बीइंग, और निचले स्तरों पे थोड़ा सा और ऐड कर लें ताकि जो है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाए, और फिर अगर ऊपर चलता है तो बेचें, क्योंकि अभी एनर्जी में ज़्यादा पैसे आप ग्रीन की तरफ लगाएं, जो कंपनियां ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रही हैं उधर की तरफ। तो आपको लगता है सर जितने भी ये अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें अदानी ग्रीन सबसे बढ़िया पिक है? नहीं, अगर आप उनके प्रेजेंटेशंस को, अगर फ्यूचर जो है को देखेंगे तो लगता है काफ़ी है, क्योंकि वैल्यूएशन भी अगेन बहुत ज़्यादा हाई है। तो नॉट एट दीज लेवल, अगर निचले स्तरों पर कभी भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या मार्केट करेक्शंस होता है उसमें देखें, उसमें निचले स्तरों पर मिले तो इन्वेस्ट करने की सलाह होगी, नॉट एट दीज लेवल। लेकिन अगर ग्रीन में ही अगर इन्वेस्ट करना है, पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लग रहा है कि टाटा पावर देखना चाहिए। थोड़ा करेक्ट हो, हमने कई बार रेकमेंड भी किया आपके चैनल पर, निचले स्तरों पर 280 रुपये से रेकमेंड कर रहे थे। SJVN भी आप देख सकते हो, उसमें काफ़ी बड़ा ग्रीन इनिशिएटिव्स है। SJVN NHPC पे ग्रीन एनर्जी की तरफ काफ़ी इनिशिएटिव है और रिजनेबली वैल्यूड है। तो अगर आज के दिन में अगर आप बोले कहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनियों के नाम लिए हैं वहाँ पर हैं। हाँ, ग्रीन में करना है लेकिन नॉट एट दीज लेवल्स। आप कहने वेट कर लें, निचले स्तरों पर अगर मिलता है, सब्सटैंशियल करेक्शन हो, तब वहाँ पर लगाएं पैसे। तो पंकज जी आपके लिए राय ये है कि आप थोड़ा सा इसको होल्ड कीजिए लंबी अवधि के लिए, और अगर आपके पास पूंजी है, कैपिटल है, तो आप अदानी पावर में नीचे और भी चाहें तो ऐड करके चल सकते हैं। अदानी ग्रीन इस शेयर सेक्टर में, इस पूरे अदानी पैक में काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर थोड़ा सा नीचे में अगर एक करेक्शन पे मिलता है, और अगर आपको ग्रीन स्पेस में ही रहना है, ग्रीन एनर्जी एज अ पैक में ही रहना है, तो टाटा पावर, SJVN, NHPC ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो कि इस सेक्टर में काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इनको भी आप चाहें तो कंसिडर करके चल सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आलोक बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी नमस्कार, बताइए बिहार से कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्कार सर, मैं जहानाबाद जिला से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं सर? जी जी, हमें टाटा केमिकल के बारे में पूछना था सर। 40 शेयर है मेरे पास। कितने रुपए पे लिए हैं सर आपने? 1101 पे लिया हूँ सर। 1101 पे। 1101 रुपए पर, तो 1101 रुपए पे लिया है। 1104 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है। कितना और होल्ड कर सकते हैं आलोक जी आप? सर इसे अभी 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। और कितना टाइम पहले आपने लिया था? अभी ये हुआ है लगभग 1 महीने हो गए सर। 1 महीना पहले लिया था, 6 महीना और होल्ड कर सकते हैं। टाटा केमिकल सर जिस भाव पे इन्होंने 1 महीना पहले लिया था उसी भाव के आसपास ही है। 1101 का प्राइस है और 1104 रुपए पे शेयर चल रहा है। 6 महीने का जिसका व्यू है सर, क्या वो होल्ड कर सकता है और भी ऐड कर सकता है, क्योंकि प्राइस वहीं पे है जहाँ पे इन्होंने ऐड किया था? तो देखिए, मैं तो ट्रेडिंग की सलाह कभी नहीं देता आपको कि आप ट्रेडिंग करो। मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूँ। और ये बता दें कि हम लोग ये फोलियो में ये स्टॉक है एज ए डिस्क्लोजर, और हमने इसलिए भी रखा है क्योंकि इसमें US में कई प्लांट हैं इनके, और वो धीरे धीरे अब जो है ऑपरेशंस इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। CWIP ज़्यादा इंडिया में है, चूँकि ये बेसिक केमिकल्स में है, और केमिकल्स के प्राइसेस जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसके कारण की अर्निंग्स भी इनकी फ्लक्चुएट होती है। लेकिन गिवन द काइंड ऑफ पैरेंटेज और जितना भी कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, मुझे लगता है कि इसे एकदम होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर तो आपने लिया है, एकदम रखें, और निचले स्तरों पर फिर से सब्सटैंशियल अगर करेक्शन होता है तो वहाँ पे और भी ऐड कर लें। चलिए, तो करेक्शन होता है तो और भी ऐड कीजिए। आपने शेयर काफ़ी अच्छा चुना है आलोक जी। आप चाहें तो नीचे में अगर मिले तो इसमें और भी ऐड करके चल सकते हैं। सर आपने लंबी अवधि की बात करी, तो हमारे एक दर्शक हैं शोभित कपूर जी, उन्होंने 2-3 शेयर हमारे साथ शेयर किए हैं हमारे यूट्यूब पेज पर। वो पहले तो कह रहे हैं कि संतोष सर आपको बहुत नमस्कार। अपोलो माइक्रो सिस्टम, अवेंटल और MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 शेयर हैं जो कि उन्होंने अपने सवाल में मेंशन किए हैं। और इनके वो कह रहे हैं कि उन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना जा सकते हैं ये शेयर, और टारगेट और स्टॉप लॉस अगर आप बता पाएँ। लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने सवाल पूछा है। तीनों शेयर रिपीट कर देता हूँ, एक है अपोलो माइक्रो सिस्टम, दूसरा है अवेंटल, तीसरा है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम जो है, अब ये सारी कंपनियां मोटी मोटी आप समझ लें कि एक तरह का काम करती हैं। और हम लोग अभी जो है चुन चुन के में बात करेंगे, और उसमें से मैंने एक कंपनी चुनी है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्लेथोरा है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस, कह लें कि असेंबली, टेस्टिंग, जितने भी PCB बोर्ड जिस तरह से बनते हैं उसमें है ये कंपनी। एवेंटल भी सिमिलर बिजनेस में है उसी तरह के।
और डिफेंस एरोस्पेस में देता है, तो प्रोमिसिंग है एवेंटल भी। और मुझे लगता है कि एवेंटल और अपोलो माइक्रोसिस्टम अगर आपके पास है तो आपने होल्ड करना चाहिए यहाँ से भी, क्योंकि जैसे स्पेस में है, थोड़ी महंगी हैं कंपनियां, सस्ती नहीं है। और कभी भी अगर हम अपने अगर महंगा स्टॉक खरीदते हैं तो हमारा होल्डिंग पीरियड में ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्निंग जस्टिफाइड होनी चाहिए। अर्निंग्स अगर किक इन होती हैं तब जो है प्राइसेस बढ़ते हैं, और बराबर इनको हर क्वार्टर्स में अर्निंग को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये सारी कंपनियां काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं और कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होगा, आपको रखना चाहिए। तीसरी कौन सी कंपनी के बारे में बात किया आपने? MIC इलेक्ट्रॉनिक्स सर। ओके, मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ। तो तो मैं कहूँगा कि ये कंपनी रिलेटिवली अगर आप देखें थोड़ी चीप है, लेकिन इसमें जो है अर्निंग्स वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब रिस्क है काफ़ी बिजनेस में, क्योंकि बराबर जो है कभी बिजनेस ऊपर आता है, कभी नीचे नंबर्स आते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा मिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्कियर एसेट्स लगता है, इसीलिए वैल्यूएशंस बहुत कम दिए गए हैं, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ जो अंडरलाइंग सर माफ़ी बिजनेस। चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी, जो कि शुक्रवार को 5% की ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ। 82 रुपये 24 पैसे का भाव है इसका, MIC हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मिक सॉरी सर, इलेक्ट्रॉनिक प्लीज़ की बात कंटिन्यू। कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में इसमें काफ़ी बड़ी वोलेटिलिटी है। कभी रेवेन्यू एकदम नहीं आता है, कभी रेवेन्यू रहते हैं। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ पर स्मूथ बिजनेस नहीं है, रेवेन्यू इस जो स्ट्रीम का जो रेवेन्यू फ्लो है, मतलब स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जो हम कहते हैं, वो अगर स्मूथ नहीं है और वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब रिस्कीनेस ऑफ द बिजनेस इज मोर। और जहाँ पर रिस्कीनेस ऑफ द बिजनेस है, अर्निंग्स विजिबिलिटी खराब होती है वहाँ पर। और तो मुझे लगता है कि ये तो तीन कंपनियों के बारे में बात किया इन्होंने, उसमें ज़्यादा रिस्कियर जो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ से निकलने की सलाह होगी कि अगर आप जो है या तो आप स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि 50 रुपये से लगातार चलती जा रही है कंपनी। हो सकता है कोई अनाउंसमेंट हो इसमें, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ। तो आप देख लें, और आप जो है कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। मनी मैनेजमेंट से हम कहते हैं, जब हमको कुछ नहीं पता हो तो मेरे पास एक कह लें कि पैराशूट होता है। पैराशूट मतलब आप स्टॉप लॉस होते हैं आपके कैपिटल ऑफ सेफ्टी के लिए। तो आप वो लगा लें, और कोई भी 5 to 10% का एक स्टॉप लॉस लगा लें करंट मार्केट प्राइस पे, और उसके नीचे जाता है तो निकल जाएं, क्योंकि नंबर्स उतने ज़्यादा वोलेटाइल हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो शोभित जी, आपके लिए राय है कि एक तरफा ये शेयर चला है, 50 रुपये से लेकर 82 रुपये आ गया है, तो एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपको रखना ही है, आपको लग रहा है ऊपर चला जाएगा, तो एक स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए। उसके नीचे चला जाए तो फिर आप उसमें से निकल जाइए। और जो बाकी दोनों स्टॉक्स आपने पूछे हैं, अपोलो माइक्रोसिस्टम और अवेंटल, इन दोनों शेयरों को आप होल्ड करके चल सकते हैं। कृष्णकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, उनका सवाल जानते हैं कि वो क्या जानना चाह रहे हैं। सर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सुन जी। बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ सर, वो अपना एक माइक्रो फाइनेंशियल लिए थे, माइक्रो फाइनेंशियल, ये 10 शेयर है। माइक्रो फाइनेंशियल, फ्यूजन हाँ, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो। हाँ फ्यूजन माइक्रो, ठीक ठीक। हाँ हाँ, कितने शेयर हैं 10 आपके शेयर पास? लिए हैं, 8 महीना हो गया सर, ये करीब लॉस हो रहा है। हाँ, हाँ, तो 8 महीने पहले लिया था आपने? हाँ हाँ, 8 महीना पहले। अच्छा, जी, तो जी। अभी आप लॉस में हैं। हाँ हाँ, लॉस में है। तो ये जानना चाह रहे थे कि रुकने से 6 महीना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी होगी या फिर निकल जाए। तो आपने खुद रिसर्च किया था, किसी के कहने पे लिया नहीं था ये नहीं, शेयर? कुछ नहीं, वो सर वो हम नए नए सब सीख रहे थे, तो यूट्यूबर का चक्कर में पड़ के ले लिए एक तो। अभी आप हम रेगुलर मनी 9 देखते हैं, अभी तो बहुत सारा में प्रॉफिट भी है। हाँ। हाँ हाँ, लेकिन इसमें फंसे हुए हैं। चलिए, बहुत बधाई सर आपको कि आप मनी 9 देख रहे हैं, आपको मुनाफा हो भी रहा है। जी, आप जी, लगातार जी। हमसे जुड़े जी। रहिए, उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी आपका मुनाफा होता रहेगा। और ये जो घाटा हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे करनी है ये भी पूछ लेते हैं। संतोष सर, ये 590 रुपये इनका एंट्री प्राइस है। शेयर 10 ही है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो 590 वाला शेयर है वो घटकर अब 450 पर आ गया। 140 रुपये का पर शेयर इनको लॉस हो रहा है, यानी कि 1400 रुपये के आसपास का घाटा इनको हो रहा होगा। क्या इसकी भरपाई हो जाएगी? इनको होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर जाएं, किसी और शेयर में शिफ्ट कर जाएं? तो पहले अगर बिजनेस को समझेंगे तो एक NBFC कंपनी है और माइक्रो फाइनेंस में है, मतलब जो ऐसे कड़ी को लोन देती है जिसको कि बैंक लोन नहीं देते हैं। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं।
नंबर्स के लिहाज से अगर मैं देखूं इसको तो नंबर्स इसके बराबर ठीक आ रहे हैं। कह लें कि बराबर ठीक है, लेकिन जो है वैल्यूएशंस भी रिजनेबल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इनके पीएस से कंपैरिजन करोगे तो रिजनेबल वैल्यूएशंस हैं। मुझे लगता है कि आप ऐड ना करें, होल्ड करें, क्योंकि जो है माइक्रो फाइनेंस बहुत ही सेंसिटिव बिजनेस होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, एनपीए थोड़ा क्रिएट हो गया, और आरबीआई बराबर इस चीज़ को बोले जा रहा है कि आपके लोन्स जो है वो थोड़े से रिस्कियर होते जा रहे हैं, तो आपको थोड़े से जो है देख कर समझ कर लोन देना चाहिए। तो इस नोट के कारण मुझे लगता है कि जो भी कमजोर कड़ी हैं बैंकों में, रिस्कियर लोन है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करें, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। एक आध क्वार्टर और थोड़ा सा ज़्यादा अगर इसमें जंप आता है प्रॉफिटेबिलिटी में, तो मुझे लगता है कि आपके सारे प्राइस आ जाएंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करें कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छी आती है, नंबर्स अच्छे आते हैं, 1-2 क्वार्टर आप होल्ड कर लीजिए कृष्णकांत जी, तो हो सकता है कि आपके जो प्राइस हैं वो भी शायद आते हुए दिखें। इसको आपको होल्ड करके चलना चाहिए, ये राय फिलहाल आ रही है। इस बीच अशोक ठाकुर जी ने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि हेलो सर, नमस्ते, आई हैव प्रिसिशन कैमशाफ्ट 500 शेयर एट द रेट 225, दाबरिया प्लाईवुड 500 शेयर एट द रेट 317, ब्रांड कॉन्सेप्ट 273 शेयर 702 रुपये के भाव पर। व्हाट इज़ द प्रॉस्पेक्ट ओवर 3 to 6 मंथ्स। तो 3 शेयर उन्होंने बताए सर, एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। प्रिसिशन कैमशाफ्ट की सबसे पहले बात करें तो 500 शेयर 225 रुपये पर हैं और भाव आ गया है 190 रुपये के भी नीचे। तो देखिए, प्रिसीजन कैमसॉफ्ट की अगर बात कर लें तो लास्ट क्वार्टर जो है वो थोड़े खराब रहे हैं इनके, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कह लें। और पूरे साल में अगर देखें तो लास्ट ईयर से जो है मुनाफा कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 100 करोड़ हुई है, लास्ट ईयर 111 करोड़ थी। इस बार जो है अदर इनकम पोर्शन से पैसे ज़्यादा आए हैं, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा जो है बराबर की तरफ है। 46 करोड़ लास्ट ईयर प्रॉफिट था, 40 करोड़ इस बार है। मार्केट में हमेशा ये चीज़ समझिए कि मार्केट जहाँ पर डिप्लीटिंग प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मार्केट उनको नहीं लाइक करता है। और क्या फ्यूचर्स में और बढ़ सकते हैं प्रॉफिट इनकी। तो लास्ट ईयर अगर आप देखें, थोड़ी कैपेबिलिटी इन्होंने बिल्ड की थी, थोड़ी ही बिल्ड की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बिल्ड हुई हैं। तो चांसेस जो है वो लेस हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बढ़ता है स्टॉक में कोई भी जो उछाल आता है, तो आप एक बार निकलने की सोचें। तो प्रिसिशन दूसरी कंपनी, कैमशाफ्ट, हाँ सर मैं बता रहा हूँ वही, प्रिसिशन कैमशाफ्ट में उछाल पर बेचे। सर दूसरा नाम जो इन्होंने बताया था वो है डाबरिया प्लाईवुड का। 500 शेयर हैं 317 रुपये के दाम पर और डाबरिया प्लाईवुड चल रहा है 322 रुपये पर। और तीसरा नाम है सर ब्रांड कॉन्सेप्ट्स का। इन्होंने कहा है कि इनके पास 273 शेयर हैं, 702 रुपये का इनका एंट्री प्राइस है। और ये शेयर भी फ्राइडे को 2% ऊपर था, लेकिन 668 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हुई है इसमें भी। तो इन दोनों शेयरों को अगर आप ट्रैक करते हो सर। नहीं, आपने कौन सा प्लाईवुड बोला? मैं दबड़िया। दाबरिया सर, दाबरिया प्लाईवुड। मैं भी थोड़ा कम जानता हूँ इस शेयर के बारे में हाँ, सर। वही मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दाबड़िया को क्या नाम? डी दाबड़िया। अच्छा, DHABRIYA सर। DHAB। हाँ, धाबरिया, ओके, हाँ, धाबरिया प्लाईवुड, ओके। तो तीन बहुत सौ कम बात अड़तालीस होती है करोड़ सर का इसकी, मैं भी मार्केट। ढूंढने में मुझे कभी काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने यही नाम शेयर हाँ, किया और प्राइस भी साथ में शेयर नहीं किया ठीक सर। है। तो इसमें तो मैं देख पा रहा हूँ जो कि इनके अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। लास्ट ईयर कहने की काफ़ी अच्छी, मतलब 8 करोड़ लास्ट ईयर प्रॉफिट था, इस बार 14 करोड़ की प्रॉफिट है। कंपनी जो है धीरे धीरे कैपेबिलिटीज भी काफ़ी अच्छी बिल्ड की है। और जितना रिजनेबली वैल्यूड है, सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे क्षेत्र में। लेकिन चूंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, तो कभी भी हमने नज़दीक से नहीं देखा है कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के एरिया ऑफ प्रेजेंस के बारे में। और ये पीवीसी यूपीवीसी देखने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स। नाम है प्लाईवुड का, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ जो इनके जो पीवीसी के डोर्स बनते हैं, जो प्लास्टिक के डोर आते हैं, उस तरह की चीज़ों पर कंपनी करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सारी अच्छी दिख रही हैं। इवन मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। नंबर्स तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर नंबर्स अच्छे हैं, आपने होल्ड करना चाहिए। हो सकता है 350 से 400 तक जा सकते हैं प्राइस।